हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको जिला दर्शन की जो सीरीज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने है कौन सा जिला, भरतपुर जिला के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भरतपुर की लोकेशन आपके सामने, ये राजस्थान का मैप है और बिल्कुल नवीनतम मैप है। कौन सा मैप है? नवीनतम मैप है आपका ना। अब मैं बात कर लूं भरतपुर की, तो देखो ये रहा आपका भरतपुर। ये आपका भरतपुर जिला है। सबसे पहले मैं इसकी सीमा की बात कर लूं तो देखो भरतपुर जिले की जो सीमा है वो कौन कौन से जिले को छूती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। एक तो आपका डीग हो गया, दूसरा देखो ये आपका डीग हो गया, ये आपका अलवर हो गया, इधर से आपका दौसा हो गया, ये आपका करौली और ये धौलपुर। यानी आपके भरतपुर जिले की जो सीमा लगती है वो 5 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 5 जिलों से। अब मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहला आपका सबसे पहला जो आपका है वो है डीग। कौन सा है? डीग जिला। उसके बाद अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा तो दूसरा आपका जिला हो जाएगा धौलपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर। फिर मैं अगर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा तो तीसरे नंबर पर आता है आपका करौली। कौन सा जिला आता है? करौली जिला आता है। चौथे जिले की अगर मैं बात करना चाहूं तो चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? दौसा। और पांचवा जो जिला है जो कि भरतपुर की सीमा को छूता है वो है आपका अलवर। कौन सा हो जाएगा? अलवर। तो 5 जिलों की सीमा आपके भरतपुर से लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। डीग, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो भरतपुर से अलग हो गया आपका ये डीग जिला बना था। भरतपुर की सीमा की मैं बात कर लूँ तो कौन से राज्यों को छूती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। पर भरतपुर की जो सीमा टच होती है आपके यूपी से टच होती है, उत्तर प्रदेश से टच होती है। ये अंतर्राज्यीय सीमा भी आपका बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब भरतपुर जिले की थोड़ी सी तहसीलों की और विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो देखो भरतपुर में आपकी कितनी तहसील है? 8 तहसील है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका भरतपुर, फिर बयाना, फिर बेर, रूपवास, भुसावर, रुंदावल, उज्जैन और नदबई। मैं थोड़ी सी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लूँ तो देखो 4 विधानसभा क्षेत्र आपके भरतपुर जिले में है। भरतपुर, बयाना, वेर और नदबई। कितने हैं? 4 है। बिल्कुल आपको याद रखना। आपके इलेक्शन भी है जो कि कल होने वाले हैं। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कला एवं संस्कृति से। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, यहाँ से काफी एग्जाम में सवाल बनता है। कई बार देखो आरपीएससी ने भी यहाँ से सवाल बनाया है। और मैं बात कर लूँ आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा भी यह सवाल आपका पूछा गया है। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सबसे पहले आपको याद रखना, निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था? निर्माण इसका जो हुआ था 1733 ईस्वी में हुआ था। सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। इसे जाटों के अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाटों का अफलातून। इसके अलावा मैं और फैक्टों की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो महाराजा सूरजमल ने खेमा जाट को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? आपको बिल्कुल याद रखना, खेमा जाट को पराजित किया था। और उसकी कच्ची घड़ी का निर्माण करवाया था। ये दुर्ग जो है दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है। और इसमें कौन कौन सी बुर्ज रखी है? तो एक तो आपकी जवार बुर्ज हो गई, फतेह बुर्ज, सिंसनी बुर्ज और नवल बुर्ज इसमें रखी हुई है। महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का जो दरवाजा उतार कर लाए थे, वो इसी किले का प्रवेश द्वार बनाया था। इसी किले का आपका प्रवेश द्वार बनाया है। जवाहर बुर्ज में भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक होता है। बिल्कुल आपको याद रखना। और इसी दुर्ग में अंग्रेज अधिकारी लेक यानी लॉर्ड लेक ने बारूद भरकर उड़ाने का जो असफल प्रयास किया था। इसी के लिए कहावत भी आपकी है, हट जा रे गोरा राज भरतपुर को। यानी 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये जो आपकी कहावत है कौन से किले के लिए कही गई? तो लोहागढ़ दुर्ग के लिए आपकी कही गई है। इस दुर्ग के बारे में कवि ने भी लिखा है कि दुर्ग भरतपुर अडिग जिमी हिमगरी की चट्टान सूरजमल के तेज को अबलो करत बखान। तो इसका भी संबंध आपके कौन से दुर्ग से? लोहागढ़ से है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बयाना के किले की थोड़ी सी बात कर लेते। इसका निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा आपका करवाया गया है। बयाना दुर्ग को शोणितपुर के नाम से भी जाना जाता है और बादशाह का किला भी आपका कहा जाता है। और बयाना दुर्ग में समुद्रगुप्त ने गवर्नर विष्णुवर्धन के द्वारा भीमलाट का निर्माण करवाया गया था, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यही सवाल आपका आरएस प्री 2021 में पूछा गया था कि जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जो कि बयाना में, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कौन से वंश के द्वारा? तो समुद्रगुप्त के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं आगे।
तो बयाना में गुप्तकालीन सिक्के भी आपको प्राप्त हुए हैं। और बयाना प्राचीन काल में नील के उत्पादन के लिए फेमस था। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ। और इसका प्राचीन जो नाम था वो आपका बाणपुर था। क्या था अभी? बाणपुर। ठीक है, ये भी आपका सवाल बना हुआ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह बाबर बयाना दुर्ग में ही ठहरा था आपका। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो बाबर ने डाली थी। किसने डाली थी? बाबर की। और बाबर के मैं रूलिंग पीरियड की बात कर लेता हूँ तो 1526 से लेकर 1530 तक था। ठीक है, और प्रथम मुगल बादशाह जो था वो बाबर था। ठीक है, खानवा के युद्ध के अंदर जीत होने के बाद जो बाबर ने हिंदुस्तान के अंदर मुगल साम्राज्य की आपकी नींव रखी थी। बेर के किले की मैं बात कर लूं तो इसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह के द्वारा आपका करवाया गया है, जो कि एक जाट शासक थे। गंगा मंदिर की बात कर लूं तो देखो, राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर जो है आपके भरतपुर में है। इसका निर्माण 1846 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1846 ईस्वी में। इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया। 2 मंजिला है, 84 खंबे पे निर्मित है। आपको बिल्कुल याद रखना, 84 खंभों का मंदिर भी इसे ही कहा जाता है। और एक राजस्थान में है आपके 144 खंभों का मंदिर। कौन सा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। महाराजा बजेंद्र सिंह ने इसमें गंगा की मूर्ति स्थापित करवाई। इसी मंदिर को आगे का जो भाग है वो मुगल शैली में है, जबकि पीछे के भाग की मैं बात कर लूँ तो बौद्ध शैली में। यानी ये मुगल और बौद्ध शैली का मिश्रण है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक तो उसका निर्माण याद करना, दूसरा किसने करवाया ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण मंदिर की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसका निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने प्रारंभ में करवाया था और महाराजा बलवंत सिंह ने ही पूर्ण करवाया। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रारंभ भी बलदेव सिंह ने करवाया था और पूर्ण भी आपके बलवंत सिंह ने करवाया। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बलदेव है आपका, ये बलवंत है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, अच्छे से देखोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट की कुलदेवी है। जसवंत पशु मेला आपका यही लगता है। ब्रज महोत्सव आपका भरतपुर में लगता है। जवार प्रदर्शनी मेला जो है ये भी आपका भरतपुर में लगता है। देखो, जवार प्रदर्शनी एग्जाम में पूछी भी गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जसवंत पशु मेला का संबंध भी आपके भरतपुर से है। और अगर पूछ लिया जाए कि आपके जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी है तो राजेश्वरी माता। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है तो आपको बिल्कुल याद रखना है बाण माता। कौन है भाई? बाण माता। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है तो बिल्कुल आपको याद रखना नागनेची माता। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि जयपुर के कच्छावा राजवंश की कुल देवी कौन सी है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जमवाय माता। कौन सी माता? जमवाय माता। ठीक है, ये कुल देवी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको बिल्कुल याद रखना है। एक होता है आपका कुल देवी, एक होता है आपका इष्ट देवी। ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों अलग अलग है। कुल देवी अलग होती है आपकी, जो कि उनके कुल से स्टार्ट होती है, उनकी पूजा की जाती है। इष्ट देवी जो होती है उनकी आराध्या की जाती है। इष्ट देवी अगर पूछ ले तो इष्ट देवी अलग होती है, कुल देवी आपकी अलग होती है। बम नृत्य की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो देखो, बम नृत्य आपके भरतपुर जिले का फेमस है। फाल्गुन मास में बम रसिया के गानों के साथ किया जाता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा कि फसल की खुशी में किया जाता है। बम नृत्य जो बम एक आपका नगाड़ा है जो कि अवनद वाद्य यंत्र माता ये चमड़े का बनाया जाता है। इसे पीट कर इसमें जो शानदार ध्वनि निकलती है उसे बम नृत्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक परिदृश्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भरतपुर का जो आपका शुभंकर है वो कौन सा है? तो सारस है। कौन सा है? सारस। और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है आपका। केवलादेव घना पक्षी की बात कर लो तो देखो, केवलादेव घना पक्षी जो है आपका राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो ये रामसर साइट में भी शामिल है। राजस्थान की रामसर साइट में भी शामिल है और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भी है। इसे घना पक्षी विहार और पक्षियों की शरण स्थली भी कहा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा 1955 में वन्य जीव अभयारण्य कैसे दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि इसे वन्य जीव का जो दर्जा दिया गया कब दिया गया? 1955 में। ये राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी और बाण गंगा नदी के संगम पर बना हुआ। कौन सी 2 नदियों के किनारे पे बना हुआ? तो आपको बिल्कुल याद रखना, सवाल यही से बनेगा आपका, गंभीरी और बाण गंगा नदियों के संगम पे बना हुआ। अब देखो, इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? 1981 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का आपका दर्जा दिया गया, जबकि वन्य जीव अभयारण्य का जो दर्जा दिया गया था वो 1955 में दे दिया था। राष्ट्रीय उद्यान का आपका दर्जा दिया 1981 में। और 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में से शामिल कर लिया गया। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। और इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं।
इस उद्यान को शीत ऋतु में साइबेरियन सारस के प्रजनन हेतु ये आते हैं वो, ठीक है। और सलीम अली ने यहाँ पक्षियों के लिए प्रजाति पर अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान में फरवरी 2006 में सफेद सारसों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे राजहंस, ऑपरेशन राजहंस के नाम से जाना जाता है। सवाल आपका यूं बन सकता है कि ऑपरेशन राजहंस का संबंध कौन से राष्ट्रीय उद्यान से था, तो बिल्कुल आपको याद रखना केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं। बंद बारेटा पक्षी अभ्यारण्य की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ थी, आपके भरतपुर में पड़ता है और ये भी आपके किसके लिए फेमस है, पक्षियों के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। बंद बारेटा बांध की बात कर ले तो कुकुंद नदी पे बना हुआ है। इस बांध की बनावट एक जहाज के जैसी है, कैसी है, एक शिप जैसा बना हुआ है, यानी जहाज जैसा बना हुआ। और भरतपुर की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो होती है वो बंद बारेटा से होती है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। मोती झील की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ तो मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा। ये भरतपुर की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है आपकी। इस झील का निर्माण रूपारेल नदी के जल को रोककर किया गया। कौन सी नदी को रोककर किया गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, रूपारेल नदी को रोककर किया गया है। इस झील में गंभीर और बाणगंगा नदियों का पानी आता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो गंभीर नदी और एक आपकी बाणगंगा नदी का जो पानी आता है, कौन सी झील में, मोती झील में। भरतपुर नहर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते। देखो भरतपुर नहर की जो एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, दोनों की हिस्सेदारी है। वेर की थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा, तो ये भरतपुर में स्थित है, जो कि बाग बगीचों हेतु फेमस है। क्यों फेमस है वेर आपका, बाग बगीचों के लिए आपका फेमस है। भारत सरकार ने भरतपुर जिले को 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर दिया है। खस सुगती घास, खस जो सुगंध है, सुगंधी घास जो है आपकी भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। देखो ये सवाल आपका कई बार एग्जाम में बना है, आपको बिल्कुल याद रखना। खस घास का जो संबंध है कौन कौन से जिले से, तो आपको बिल्कुल याद रखना भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर से। इसी खस घास से आपका इत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, जो कि एक खुशबू है। अजान बांध की अगर थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ तो ये गंभीर नदी पे बना हुआ। कौन सी नदी पे बना हुआ है, गंभीर नदी पर बना है। इसका निर्माण सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना के समय करवाया था। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, पानी की आपूर्ति इसी बांध से आपकी की जाती है। भाई केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है उसमें आपका जो पानी दिया जाता है, कौन से बांध से दिया जाता है, तो आपके अजान बांध से दिया जाता है। कौन से बांध से, अजान बांध से। सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अब भरतपुर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा अगर अपन प्रकाश डालते हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले का नामकरण कैसे हुआ। तो आपके एक राजा थे, राजा भरत के नाम पर आपका भरतपुर जिले का नामकरण हुआ है। भरत के भाई लक्ष्मण को भरतपुर रियासत के कुल देवता भी माना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, भरत का भाई जो लक्ष्मण है उसे भरतपुर रियासत का कुल देवता माना जाता है। भरतपुर का जाट राजवंश अपने आप को लक्ष्मण का वंशज बताता है। किसका वंशज बताता है, लक्ष्मण का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, लक्ष्मण का वंशज बताता है। और भरतपुर के जाट का जो गोत्र है वो कौन सा है, सिंसनीवाल। कौन सा है भाई, सिंसनीवाल, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ भरतपुर के जाट राजवंश की। तो सबसे पहला जो शासक माना जाता है वो गोकुला माना जाता है। कौन सा, गोकुला। भरतपुर जाट राजवंश का ये आदि पुरुष है, बिल्कुल आपको याद रखना, आदि पुरुष यानी आपका संस्थापक। गोकुला ने सर्वप्रथम मथुरा के आसपास जाट शक्ति, कौन सी शक्ति, जाट शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। और आगरा में इनकी हत्या दिल्ली सल्तनत द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। तिलपत का युद्ध हुआ था आपका 1669 का। और ये तिलपत एक जमींदार थे। क्या थे, जमींदार। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भज्जा की बात कर लेते हैं। तो गोकुला के बाद जाट शक्ति को भज्जा ने संगठित करने का प्रयास किया। और इनके पुत्र थे आपके राजा राम, चूड़ामन और भाव सिंह, जो कि भज्जा के पुत्र थे। राजा राम की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा तो देखो 1685 से 88 तक इनका कार्यकाल था। राजा राम ने 1688 में सिकंदरा अकबर में अकबर की कब्र को लूटा और उनकी हड्डियों को जला दिया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाल बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि भाई अकबर की हड्डियों को किसने निकाल कर जलाया था, तो भरतपुर के जो शासक थे राजा राम। औरंगजेब ने जयपुर के राजा बिशन सिंह की सहायता से राजा राम की हत्या करवा दी।
किसकी सहायता से करवाई थी? उस समय आपके जयपुर के जो शासक थे वो बिशन सिंह थे, इनकी सहायता से मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजा राम की हत्या करवा दी। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ चूड़ामन जाट की। तो इनका रूलिंग पीरियड आपका 1688 से लेकर 1622 ईस्वी तक था। भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। बिना ताज के जाट का राजा कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। बिना ताज पहने ही जो जाटों का राजा है वो कौन है? चूड़ामन। सर्वप्रथम सैनिक दृष्टि से संगठित किया और दिल्ली के बादशाह फर्रुखसिंह ने चूड़ामन को राव बहादुर का खिताब दिया था। किसका खिताब दिया था? राव बहादुर का। किसने दिया था? बिल्कुल आपको याद रखना, मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। चूड़ामन के पुत्र मौकम सिंह और जुलकरण के मध्य जमीन में विवाद हो रही गृह कलह से चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इनका जमीनी विवाद था, इसकी वजह से दोनों भाइयों में से चूड़ामन ने क्या करा? आत्महत्या आपकी कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। मोहक्कम सिंह की बात कर लेते थोड़ा। तो इनका जो कार्यकाल था आपका 1722 से 55 तक था। इनके काल में जयपुर के सवाई जय सिंह ने यह आक्रमण किया था और मोहक्कम सिंह को गद्दी से हटा दिया था। मोहक्कम सिंह भागकर जोधपुर के महाराजा यानी जोधपुर के महाराजा के पास शरण ले ली। फिर बात करते हैं बदन सिंह की, ठीक है। भरतपुर में बदन सिंह से अक्सर आपका सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट शासक है, बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है। जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक, मैंने संस्थापक की बात करी थी तब मैंने आपको बताया था गोकुल है, जबकि सवाल ये पूछ ले जाओ कि भरतपुर जाट के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बदन सिंह है। जयपुर के राजा जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ कि भाई बदन सिंह को जो ब्रजराज की उपाधि दी थी वो कौन से शासक ने दी थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना, जयपुर के सवाई जय सिंह ने दी थी। किसने दी थी? जयपुर के सवाई जय सिंह ने। जयपुर के सवाई जय सिंह की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। तो इनका जो कार्यकाल था 1700 से लेकर आपका 1743 ईस्वी तक था, बिल्कुल आपको याद रखना। और 5 वेधशालाओं का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? वो सवाई जय सिंह के द्वारा आपका करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में भरतपुर रियासत का गठन किया। 1730 में अपने पुत्र सूरजमल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। बदन सिंह का पुत्र ही आपका सूरजमल था। सूरजमल से काफी सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो अब सूरजमल को थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराजा सूरजमल का कार्यकाल 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक था। कब तक था? 56 से 63। बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है। पिता इनके रूप सिंह थे, माता इनकी देवकी थी। सूरजमल एकमात्र ऐसे राजा थे जो दोनों हाथों से तलवार और तीर चलाना जानते थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों हाथों से ये युद्ध में लड़ते थे। इन्हें जाटों का प्लेटू और जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ कि भरतपुर के जाट का कौन सा शासक है जिसे जाटों का अफलातून और जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो आपको याद रखना, महाराजा सूरजमल। 1733 ईस्वी में भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अफगान सैनिक सैयद मोहम्मद खान बलूच ने गाजियाबाद के आसपास राजा सूरजमल की हत्या करवा दी थी, बिल्कुल आपको याद रखना। महाराजा जवाहर सिंह की बात कर लो तो ये सूरजमल के पुत्र थे। माता किशोरी देवी ने संरक्षिका के रूप में काम भी किया था। 1765 में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में लोहागढ़ दुर्ग पर जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जवाहर सिंह के नाम पर करवाया गया, ठीक है। किस उपलक्ष्य पे करवाया गया आपको याद रखना? 1765 में दिल्ली पर विजय हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में आपका लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करना चाहेंगे। महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने मराठा सरदार यशवंत राव होलकर को शरण प्रदान की और 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि भी कर ली थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना, अंग्रेजों से संधि करने वाला जो शासक था ना वो रणजीत सिंह था। यही सवाल आपका पूछा गया एग्जाम में। सहायक संधि भरतपुर के कौन से शासक ने की थी अंग्रेजों से? तो बिल्कुल आपको याद रखना, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के रणजीत सिंह ने सहायक संधि की थी। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते तो 1857 की क्रांति के समय जो भरतपुर के महाराजा थे कौन थे? जसवंत सिंह थे। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। जबकि मैं बात कर लूं धौलपुर के कौन थे, ये भी एग्जाम में बना हुआ आपका। धौलपुर के आपके जो शासक थे वो थे भगवंत सिंह। कौन थे भाई? भगवंत सिंह। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह के काल में ही प्रिंस अल्बर्ट भरतपुर आए थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
आगे याद रखना होगा आपको। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के राजा थे, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो ये भगवंत सिंह जो मैंने बताया था ना, भगवंत सिंह, ठीक है, ये आपके किस समय थे, तो ये एकीकरण के समय आके शासक थे, धौलपुर के, है ना। और भरतपुर में एकीकरण के समय जो शासक थे आपके कौन थे, तो आपके ब्रजेंद्र सिंह थे। इसके अलावा अन्य फैक्टों की थोड़ी सी बात कर ले तो 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो थे आपके कौन थे, जगतनाथ अधिकारी थे। अभी कौन थे, जगतनाथ अधिकारी। तो ये फैक्ट भी आपको साथ के साथ ही याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते थोड़ी सी चर्चा भरतपुर प्रजामंडल के बारे में कर देते। सबसे पहले देखो आपको याद जो रखना है, तो स्थापना कब हुई थी, 1938 में। संस्थापक कौन थे, गोपीलाल यादव, और अध्यक्षता किसने करी थी, किशनलाल जोशी के द्वारा की गई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा, गोपीलाल यादव के द्वारा। अध्यक्षता किसने करी थी, किशनलाल सोनी ने। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया की बात कर लेते, भरतपुर के निवासी थे और प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रथम अनुसूचित जाति के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना, एससी के जो मुख्यमंत्री बने थे वो जगन्नाथ पहाड़िया बने थे। शुद्धि आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर महाराजा करसन सिंह द्वारा चलाया गया आपका शुद्धि आंदोलन। करसन सिंह को जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। भरतपुर में जन जागृति का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, करसन सिंह को कहा जाता है। गोकुल वर्मा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शहर भरतपुर के नाम से किसे जाना जाता है, गोकुल वर्मा को जाना जाता है। बयाना, तो भारत के इतिहास में गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा जो भंडार मिला था आपको, बयाना भरतपुर से मिला था, ठीक है। बयाना मुस्लिम सैनिकों की कब्रगाह है, तो आपका फेमस भी है। रमेश स्वामी की बात कर लूं तो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मार डाला था। बयाना युद्ध की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो 16 फरवरी 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी रहे थे। बाबर की सेना का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, मेहंदी ख्वाजा ने किया था। भाई किसने किया था, मेहंदी ख्वाजा ने। खानवा के युद्ध बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तिथि भी आपको याद रखनी होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च 1527 को हुआ था रूपवास भरतपुर में, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था, राजस्थान का निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ अशोक परमार की, तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। मूल रूप से इनका जो संबंध था ना अशोक परमार का, वो भरतपुर से था। कौन से जिले से था, भरतपुर के निवासी थे और बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।